हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है और आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें अपने पास 35 इयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस से शेयर करने वाला हूं। और ये बातें ऐसी हैं जो आपने शायद नहीं पढ़ी होंगी, और ये आप उन क्वेश्चंस को, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे इजी मेथड्स जो मैंने अपनी एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ, वो आज आप देखेंगे। ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट अबाउट द कैपेसिटर्स, राइट। तो शुरू करते हैं बच्चों, लेकिन फिर से मेरी रिक्वेस्ट है, लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें। मैं आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियोस देता रहूंगा। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज हम जो पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर है क्या बेटा? इट्स अ डिवाइस टू स्टोर द चार्ज। तो बेसिकली कैपेसिटर का जो चार्ज है ना, चार्ज तो स्टोर करता है या एनर्जी भी स्टोर करता है। तो चार्ज बेसिकली क्या है बेटा? जैसे सपोज हमने हमने दो कंडक्टर ले लिए बेटा, एक पे प्लस क्यू चार्ज है, एक पे प्लस क्यू चार्ज है, एक पे माइनस क्यू चार्ज है। किन्हीं भी दो कंडक्टर का कॉम्बिनेशन, किन्हीं भी दो कंडक्टर का कॉम्बिनेशन कैपेसिटेंस होता है बेटा। अब सपोज इसका पोटेंशियल V1 है बेटा, इसका पोटेंशियल V2 है, तो कैपेसिटर का चार्ज हम Q वालेंगे, एंड दिस Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स। अब मान लो बेटा एक ही कंडक्टर है, तो हम उसकी जो नेगेटिव प्लेट है वो इंफिनिटी पे मानते हैं। ये चीज ध्यान रखना, अगर एक ही कंडक्टर है बेटा तो उसकी नेगेटिव प्लेट कहां मानते हैं हम? इंफिनिटी पे मानते हैं। तो वैसे कैपेसिटर इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज कंडक्टर्स। तो दो कंडक्टर दिखाए बेटा मैंने, एक का पोटेंशियल V1 है, एक का पोटेंशियल V2 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया? V1 माइनस V2। तो Q प्रोपोर्शनल टू हम लिखते हैं बेटा V के, V इज पोटेंशियल डिफरेंस। टू रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वी पुट ए कांस्टेंट C, एंड दिस C इज ए कांस्टेंट। C is a constant. C is a constant known as capacitance. Known as capacitance. राइट बच्चों, समझ में आ गई बात? नोन एज कैपेसिटेंस। तो बेटा जब सी कांस्टेंट है तो इसका मतलब सी की ओर भी डिपेंड करेगा ही नहीं। तो यहां आप देख रहे हैं ये दोनों बातें, सी क्यू पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, सी बी पे भी डिपेंड नहीं करता है। ऐसे ही इसका मतलब सी किस पे डिपेंड करेगा वो चीज बाद में देखेंगे। तुमने सिमिलरली क्लास 10th में पढ़ा होगा ओम लॉ। V प्रोपोर्शनल टू आई था, R कांस्टेंट था। R V और I पे डिपेंड नहीं करता था। R किस पे डिपेंड करता है बेटा? मटेरियल पर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो द सेम थिंग आई एम एक्सप्लेनिंग हियर। तो Q क्योंकि प्रोपोर्शनल टू V है बेटा, तो Q और V के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर, एवरीथिंग इट इज एक्सप्लेन्ड हियर। और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप का मतलब दिस इज tan थीटा। स्लोप, स्लोप क्या होगा बेटा? tan थीटा। दिस इज Q by V, इज इट विल रिप्रेजेंट कैपेसिटेंस, राइट। तो कैपेसिटेंस क्या है? इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज कंडक्टर्स। अब वो कैपेसिटर बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी हो सकता है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर भी हो सकता है, स्फेरिकल कैपेसिटर भी हो सकता है, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर्स भी हो सकता है। सो मेनी कैपेसिटर्स इट मे बी, राइट। तो आगे देखते हैं बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बच्चे जनरली इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते, और इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट कूलम लॉ से देते हैं बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल कैपेसिटर की दो प्लेट जब हम लेते हैं बेटा, एक प्लेट ये ली, एक प्लेट ये लिया, उनके बीच की डिस्टेंस डी है बेटा, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, राइट। तो हम कह देते हैं इनके बीच में फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2 by R स्क्वायर। बट एक्चुअल में ये फॉर्मूला गलत है। ये फॉर्मूला क्यों गलत है बेटा? क्योंकि ये जो कूलम्स लॉ है ना, दैट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, बट द कैपेसिटर प्लेट्स व्हिच आर प्लेस्ड नियर बाय कैन नॉट बी पॉइंट चार्जेस, राइट। तो हम इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे निकालते हैं बेटा? अब देखो, दिस इज व्हाट रिटन, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज ऑफ द प्लेट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अदर प्लेट। अब जैसे बेटा ये प्लेट है, इस पर क्यू चार्ज है, दूसरी प्लेट है बेटा, इस पर माइनस क्यू चार्ज है, और हमने बेटा इस चार्ज को प्रोड्यूस कैसे किया? इसकी कैपेसिटर की इस वाली साइड को अर्थ करके। तो आपने गॉस थ्योरम में पढ़ा था कि यहां जहां नेगेटिव चार्ज प्लेट रखी है बेटा, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी होगी? पॉजिटिव प्लेट की होगी। और पॉजिटिव प्लेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा, वो कितनी होगी? वो कितनी होगी बच्चों? वो होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है पॉजिटिव प्लेट की, और नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स इधर लगा बेटा, और वो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? Q इंटू ई। ई क्या होगी बेटा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव प्लेट। सिग्मा को क्या लिख सकते हैं बेटा? सिग्मा को फिर लिख सकते हैं Q बाई ए। सिग्मा को Q बाई ए लिख सकते हैं बेटा। तो फोर्स बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। दिस इज द आंसर। बच्चों बात समझ में आ गई? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Force between the two plates of capacitor is this, not this, because Coulomb's law is not valid. Coulomb's law is valid only with the point charges,
and these plates are not point charges. Is that clear? तो very important point I have discussed here, right बच्चों, समझ में आ गई बात? तो कई बार एग्जाम में भी आता है बेटा, तो हम फोर्स बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इसको हाफ QE भी लिख देते हैं, where E is the net electric field between the two plates, net electric field between the two plates. और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा वो दोनों की वजह से होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट दोनों की वजह से। बच्चों बात समझ में आ गई? तो फोर्स बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज दिस, नॉट दिस, बिकॉज दीज आर नॉट पॉइंट चार्जेस। बच्चों को नहीं मालूम होता, हम एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं, बच्चे 90% बच्चे यही आंसर देते हैं, विच इज रॉन्ग। राइट बेटा, समझ में आ गई बात? आगे चलें, क्लियर हो गई ये बात कॉन्सेप्ट। लेकिन उससे अगला पॉइंट क्या कहता है बेटा, why it is necessary to add the rear side of the second plate। अब देखो बेटा, why it is necessary। सपोज हमने एक प्लेट ये ले ली बेटा और एक प्लेट ये ले ली हमने, इसको क्यू चार्ज दिया, तो क्या होगा बेटा, ये क्यू दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, Q/2 दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया बेटा। यहां पर -Q/2 आएगा बेटा, इट इज -Q/2, और इंड्यूस चार्जेस इक्वलेंट अपोजिट होते हैं, इधर -Q/2 तो इधर +Q/2। तो कैपेसिटर का चार्ज इस केस में बेटा, कैपेसिटर का चार्ज जो होता है वो अंदर वाली प्लेट का चार्ज होता है, और अंदर वाली प्लेट का चार्ज Q/2 है, नॉट Q। तो हम इस केस में कैपेसिटर का चार्ज Q नहीं ले सकते, इसलिए जरूरी है दूसरी प्लेट को अर्थ करें, दूसरी प्लेट को अर्थ करें। तो जैसे हम बेटा दूसरी प्लेट को अर्थ करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे हम दूसरी प्लेट को अर्थ करते हैं बेटा, तो ये Q सारा का सारा इधर आ जाता है, +Q, और इधर ये बेटा -Q हो जाता है, और ये वाली साइड हमें अर्थ करनी पड़ती है। अर्थिंग का सिंबल है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, अर्थिंग जरूरी है, तभी हम कैपेसिटर का चार्ज दिखा सकते हैं। क्यों? जब तक हम रियर साइड को अर्थ नहीं करेंगे तब तक हम कैपेसिटर का चार्ज क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि कैपेसिटर का चार्ज वो चार्ज है बेटा जो कैपेसिटर की अंदर वाली सरफेस पे लाई करता है, और यही वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, जो आपने पढ़ी थी गॉस थ्योरम में, σ/ε0। तो ध्यान रखनी है ये बात बेटा कि कैपेसिटर का चार्ज हमने क्या लेना है, क्यों लेना है। क्यों जब ले सकते हैं बेटा, जब हम कैपेसिटर के सामने वाली प्लेट हमने अर्थ कर रखी है। अगर हमने इसको अर्थ नहीं किया है तो ये नहीं ले सकते, तो फिर चार्ज Q/2 ही आएगा। अगर हमने सामने वाली साइड को अर्थ नहीं किया है, सपोज हमने ये बैटरी लगा दी बेटा और सामने वाली साइड अर्थ नहीं की, तो ये प्रेजेंटेशन होगा, ये नहीं होगा। इसका मतलब कैपेसिटर का चार्ज क्यों वो चार्ज है बेटा जो उसकी अंदर वाली सरफेस अप्लाई करता है, एंड विच इज पॉसिबल ओनली व्हेन द रियर साइड ऑफ द सेकंड प्लेट इज अर्थड। Right, as shown in the figure, you can see this figure, very important. This is the symbol of earthing. Earthing का symbol बेटा ये भी होता है, ये भी earthing का symbol है, ये भी earthing का symbol है। तो कैपेसिटर की आमने वाली साइड, आमने सामने जो साइड है बेटा, उनका चार्ज +Q और -Q जब ही होगा जब रियर साइड ऑफ द कैपेसिटर हमने अर्थ कर रखी है। बच्चों बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट देखो बेटा, why does the whole applied voltage of the does not appear across the capacitor immediately। अब जैसे बेटा तुमने 10th क्लास में पढ़ा था कि अगर हमने कोई रेजिस्टेंस है बेटा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज लगाई हमने V, तो ये V सारी की सारी रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ जाती है और करंट निकाल देते हैं हम, I = V/R। बट कैपेसिटर का जो सर्किट है ना बेटा, वो सर्किट वो ऐसा सर्किट है, वो ऐसा सर्किट है बेटा। ये जो कनेक्टिंग वायर है बेटा, इनका भी रेजिस्टेंस होता है बच्चों। तो ये जो सर्किट है ना बेटा, बेसिकली RC सर्किट हो गया, इस टाइप से ये RC सर्किट आ गया बेटा। तो ये वोल्टेज जो बैटरी की वोल्टेज है वो एकदम कैपेसिटर के अक्रॉस नहीं आती, तो क्यों? बेसिकली बेटा प्रोपोर्शनल टू V होता था। इस V को बेटा चेंज होती है 0 to V या 0 to V0 कर दिया, सपोज ये V0 कर दिया बेटा हमने, तो V 0 to V0 चेंज होता है। उसी हिसाब से बेटा क्यों चेंज होता है 0 to Q0। बच्चों बात समझ में आ गई? तो ये बात समझ में आ गई कि कैपेसिटर का चार्ज एकदम सारा का सारा मैक्सिमम क्यों नहीं हो जाता है, क्योंकि सारी की सारी वोल्टेज एकदम कैपेसिटर के अक्रॉस नहीं आती, बिकॉज ये सर्किट खाली कैपेसिटिव सर्किट नहीं है, इट इज द RC सर्किट। और R क्या है बेटा? इन कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस है बच्चों। तो कैपेसिटर को चार्ज होने में कुछ टाइम लगता है, ऑल्दो इट इज चार्ज इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इवन देन इट टेक्स सम टाइम। तो चार्ज को चेंज होने में 0 to Q0, V को चेंज होने में 0 to V0, इस हिसाब से कैपेसिटर का हम एनर्जी भी निकालते हैं बच्चों। समझ में आ गई बच्चों बात? तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि हम जब इंटीग्रेशन करते हैं ना कैपेसिटर की एनर्जी निकालने में, तो हम लिमिट लगाते हैं 0 to Q0। आपने देखा होगा
सबसे पहले हम dw लिखते हैं बेटा, dw इज इक्वल टू dq इंटू v, फिर टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन dq इंटू v, v को लिख दिया बेटा हमने q बाई सी, v को लिख दिया बेटा हमने q बाई सी, फिर लिमिट लगाते हैं 0 टू q नॉट। तो लिमिट इसीलिए लगाते हैं, वो q नॉट मैक्सिमम चार्ज है, मैक्सिमम चार्ज जब ये आएगा बेटा जब सर्किट में करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा और कैपेसिटर फुल्ली चार्ज रहेगा। बच्चों बात समझ में आ गई? और इसी का रिजल्ट आता है बेटा हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी। क्लियर है बेटा? तो वो जो मेथड था ना, वो मेथड हमने डीक्यू को वेरिएबल लिया है ना, डीक्यू को वेरिएबल इसीलिए लिया है क्योंकि वी वेरिएबल है। तो डीक्यू की जो डीक्यू की वेरिएबल है जो बेटा, उसमें क्यू की लिमिट हमने लगाई है 0 टू क्यू नॉट, और 0 टू क्यू नॉट लगाया तो उसका रिजल्ट आया हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी। क्लियर हो गई बच्चों बात? तो कैपेसिटर का जब हम इंटीग्रेशन करके एनर्जी स्टोर्ड बाई कैपेसिटर लगाते हैं तो बेसिकली हम लिमिट क्यों चेंज करते हैं उसका रीजन समझ में आया? आप पढ़ सकते हैं, ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर ऑफ द आरसी सर्किट, the applied voltage of the supply does not appear immediately across the capacitor. At some moment of time when the capacitor charge is q, voltage is v, q is equal to cv, as the charge is increased from 0 to q naught. मैंने लिखा है ये चीज बेटा। Similarly voltage is increased from 0 to v naught. तो टोटल वर्क डन जो हम बैटरी ने किया, टोटल वर्क डन जो बैटरी ने किया बेटा चार्ज को ट्रांसफर करने में फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट, dq चार्ज ट्रांसफर हुआ कब? जब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स v था। तो उस दौरान जो वर्क आपने पढ़ा है ना फार्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो फार्मूला लगाया बेटा हमने, v को q बाई सी रख दिया, q की लिमिट लगा दी बेटा, एंड दिस इज द रिजल्ट। तो ये बात जरूर ध्यान रखनी है, हम क्यों लिमिट लगाते हैं वो रीजन समझ में आ गया बेटा, क्योंकि q और v दोनों चेंज होते हैं, c कांस्टेंट रहता है। राइट बच्चों, क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट देखें, कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए हम डायलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है बेटा। कैपेसिटर है, अगर कोई सपोज ये कैपेसिटर है बेटा, हमने डायलेक्ट्रिक स्लैब रखा, और डायलेक्ट्रिक स्लैब जो रखा बेटा, मान लो कैपेसिटेंस के बीच की डिस्टेंस डी है और इसकी थिकनेस टी है बेटा, तो बैटरी की जो वोल्टेज है, बैटरी की जो वोल्टेज है बेटा, ये वोल्टेज जो है बैटरी की वी नॉट, उसका कुछ पार्ट एयर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये एयर है बेटा, ये भी एयर है, ये डायलेक्ट्रिक है। एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमने ई नॉट ले ली, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा अगर हमने ई नॉट ले ली, तो वी का कुछ पार्ट हम मान सकते हैं वी एयर और कुछ पार्ट वी डायलेक्ट्रिक। राइट बेटा? इसकी जो थ्योरी डेरिवेशन है मैं वन शॉट वीडियो में आपको बताऊंगा पूरा डिटेल में। तो इसको हम जब हम यूज करते हैं बेटा, वी एयर को हमने लिख दिया ई नॉट इंटू डी माइनस टी। ये कैसे आया बच्चों रिलेशन? आपने पढ़ा है ना, ई इक्वल टू वी बाई डी होता है, तो वी इक्वल टू ई इंटू डी लिख सकते हैं। ऐसे वी डायलेक्ट्रिक को हमने लिख दिया बेटा ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर, और डायलेक्ट्रिक थिकनेस टी है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा, ई नॉट को लिखेंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू टी। तो वो रिजल्ट जब हम क्यू और वी के बीच में रिलेशन निकाल लेंगे बेटा, तो सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ये आ जाएगा बेटा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर। राइट बच्चों? जबकि सी एयर कितना था बेटा, सी एयर कितना था, सी एयर हम बताएंगे आपको एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। तो बेसिकली आप देख रहे हैं बेटा, इसके डिनोमिनेटर में डी माइनस सी, कुछ सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है, कुछ ऐड भी हो रहा है, बट एप्सिलॉन आर 1 से बड़ा होता है, तो सब्ट्रैक्ट ज्यादा हो रहा है, ऐड कम हो रहा है, इसलिए हम कह देते हैं बेटा कि सी डैश इज ग्रेटर देन सी एयर। तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ाने का तरीका क्या है बेटा? या तो डायलेक्ट्रिक रख दो, या एरिया बढ़ाओ, या डिस्टेंस कम करो। अगर हम डायलेक्ट्रिक रखते हैं, एयर एरिया बढ़ाते हैं सपोज, तो एरिया बढ़ाने से क्या होता है बेटा, कैपेसिटर का साइज बड़ा हो जाता है, और बड़े साइज के कैपेसिटर को छोटे सर्किट्स में लगाना डिफिकल्ट होता है। डिस्टेंस कम करते हैं अगर बेटा प्लेट्स के बीच की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वी बाई डी। तो अगर हमने डिस्टेंस कम करी बेटा कैपेसिटर्स के प्लेट के बीच की, तो क्या हुआ बच्चों? देखो, अगर हमने कैपेसिटर के प्लेट के बीच की डिस्टेंस कम करी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई बढ़ते बढ़ते अगर डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर से ज्यादा हो गई, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर से बेटा ज्यादा हो गई, और एयर की डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है बेटा 3 इंटू 10⁶ वोल्ट पर मीटर, इससे ज्यादा हो गई तो एयर आयनाइज हो जाएगी, और जैसी एयर आयनाइज हुई बेटा एयर कंडक्शन शुरू कर देगी, और एयर जैसी कंडक्शन शुरू कर देगी तो इसके थ्रू लीक शुरू हो जाएगा और कैपेसिटर की दो प्लेट शॉर्ट हो जाएंगी, यानी कैपेसिटर बेकार हो जाएगा। तो व्हाट आई मीन टू से बेटा, कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए ना तो हम ज्यादा एरिया बढ़ा सकते हैं क्योंकि कैपेसिटर का साइज बड़ा होता है, डिस्टेंस भी नहीं कम कर सकते क्योंकि डिस्टेंस कम करने से क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ई, आपने पढ़ा है ना, ई इज इक्वल टू वी बाई डी होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डी अगर हमने कम किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई हो जाएगी,
और वो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा अगर एयर की डाइलेक्ट्रिक डिस्टेंस से ज्यादा हो गई तो एयर कंडक्शन शुरू कर देती है और कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है। राइट बच्चों, समझ में आ गई बात। अब अगर हम बेटा हम पूरा डाइलेक्ट्रिक भर दें, पूरा डाइलेक्ट्रिक भर दें, यानी कैपेसिटर के बीच के प्लेट में बेटा हम पूरा डाइलेक्ट्रिक भर दें। पूरा डाइलेक्ट्रिक भरने का मतलब क्या है बेटा, सी मीडियम। सी मीडियम क्या आ जाएगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर था बेटा, टी की जगह डी रख दोगे तो ये आ जाएगा बेटा, सी मीडियम की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी। बच्चों बात समझ में आ गई, ये वैल्यू आ जाएगी बेटा सी मीडियम की। राइट, क्लियर है। अब तीनों बातें समझ में आ गई कि कैपेसिटेंस अगर हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा तो कैपेसिटेंस क्या हुआ बेटा, वो एयर से ज्यादा हो गया। अगर हमने पूरा भरा डाइलेक्ट्रिक से, पूरा भरा, तो कैपेसिटेंस और ज्यादा हो गया। और बेटा अगर हमने इसके बीच में कंडक्टिंग स्लैब रखा, कंडक्टिंग स्लैब रखा बेटा, तो कंडक्टिंग स्लैब का कंडक्टर का एप्सिलॉन आर इंफिनिटी होता है बेटा। देखो व्हाट इज रिटन हियर, कैपेसिटेंस यूजिंग ए कंडक्टिंग स्लैब इज ग्रेटर देन, क्योंकि हम क्यों कह रहे हैं बेटा ऐसी बात, क्योंकि कंडक्टर के लिए क्या होता है बेटा, कंडक्टर के लिए एप्सिलॉन आर क्या होता है, एप्सिलॉन आर फॉर कंडक्टर, एप्सिलॉन आर की वैल्यू कंडक्टर के लिए बेटा इंफिनिटी होती है। तो सी कंडक्टिंग स्लैब जो आया बेटा, कंडक्टिंग स्लैब वो कितना आया बेटा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर इंफिनिटी है बेटा, तो ये आया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। बच्चों बात समझ में आ गई, सी कंडक्टिंग स्लैब। राइट, क्लियर हो गई बात। अब अगर हमने पूरा कंडक्टर भर दिया बेटा, पूरा कंडक्टर भर दिया, सम टाइम कभी सोच सकते हो ये बात, पूरा कंडक्टर भर दिया, पूरा मेटल भर दिया हमने, पूरा मेटल भर दिया, तो ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, कैपेसिटेंस की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी। यानी टी को जब हम डी रख देंगे बेटा तो सी कंडक्टिंग स्लैब इनफाइनाइट हो जाएगा, विच इज नॉट एग्जिस्टिंग इन रियल स्टेट। दैट्स व्हाई वी से कि हम पूरा कंडक्टिंग नहीं भरते। तो अगर हम इनको एनालाइज करें बेटा तो सबसे छोटा कैपेसिटेंस सी एयर का होता है, उससे बड़ा कैपेसिटेंस बेटा सी डैश होता है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला, डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला, फिर उससे बड़ा कैपेसिटेंस बेटा सी पूरा स्लैब होता है, पूरा डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया हमने, और उससे बड़ा कैपेसिटेंस बेटा सी कंडक्टिंग स्लैब होता है। बच्चों बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई है आपको कि कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए हम डाइलेक्ट्रिक यूज करते हैं, और डाइलेक्ट्रिक में से भी कौन सा डाइलेक्ट्रिक बेटा, जो पोलर है, आसानी से पोलराइज हो जाता है। आसानी से पोलराइज होने से उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेट ज्यादा कम हो जाती है। बच्चों क्लियर हो गई बात। तो हम क्या करते हैं बेटा, कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, कैपेसिटर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन, ना तो हम एरिया बढ़ा सकते हैं, ना डिस्टेंस कम कर सकते हैं, सिर्फ डाइलेक्ट्रिक रख सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक पूरा भी भर सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक थोड़ा भी भर सकते हैं, और या फिर हम कंडक्टिंग स्लैब रख सकते हैं, बट कंडक्टर को पूरा नहीं भरते। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई ये बात बेटा। आगे चलें। अब देखो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये भी कॉन्सेप्ट ऐसा है जो बच्चे जनरली नहीं जानते और ना बच्चों ने पढ़ा होता है, क्योंकि बच्चों को बताने से ही बच्चे जानते हैं, बच्चा अपने आप तो नहीं समझ सकता ये बातें। तो वही मैं चीज शेयर कर रहा हूं बेटा कि अगर हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, कोई बैटरी लगाते हैं बेटा, सपोज ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है बेटा, इसको हमने V0 वोल्ट की बैटरी से लगाया बेटा, और सी कैपेसिटेंस है, तो इसका जो चार्ज आएगा बेटा, मैक्सिमम चार्ज इन ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, Q0, वो कितना होगा बेटा, CV0। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बेटा बात। इसमें Q0 चार्ज किसने भेजा बेटा, टोटल चार्ज Q0 किसने भेजा, बैटरी ने। तो बैटरी ने जो एनर्जी, बैटरी ने जो वर्क किया, वर्क डन बाई बैटरी कितना आया बेटा, वर्क डन बाई बैटरी, बैटरी का वर्क डन क्या होता है बेटा, हर चीज का वर्क डन वही चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी के दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V0 था, बैटरी ने कितना चार्ज भेजा बेटा, Q0, पोटेंशियल डिफरेंस V0 था, तो ये वर्क डन आया बेटा बैटरी का। दिस इज द वर्क डन बाई बैटरी। राइट चिल्ड्रन। अब कैपेसिटर में जो स्टोर होता है बेटा चार्ज, एनर्जी स्टोर्ड बाई कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड बाई कैपेसिटर, बाई कैपेसिटर, वो आपने पढ़ा है बेटा, हाफ Q0 स्क्वायर बाई CV होती है,
हाफ सी वी नॉट स्क्वायर भी होती है बेटा, और यही हाफ क्यू नॉट वी नॉट भी होती है बेटा। तो अगर हम इसको और इसको देखें बेटा, तो इसका मतलब बैटरी जो एनर्जी स्टोर कर रही है वो सिर्फ 50% स्टोर, जो कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कर रहा है वो सिर्फ 50% स्टोर कर रहा है। इसका मतलब बैटरी जो एनर्जी खर्च कर रही है बेटा, उसका सिर्फ 50% कैपेसिटर स्टोर करता है, बाकी 50% मैंने अभी आपको लास्ट टॉपिक में बताया, इन कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस होता है, तो इन कनेक्टिंग वायर के रेजिस्टेंस में हीट के फॉर्म में एमिट हो जाता है। बच्चों बात समझ में आ गई? क्लियर है? एवरीथिंग इज रिटन हियर आल्सो, तो यू कैन सी एवरीथिंग वेरी क्लियर। तो बैटरी जितना वर्क करती है उसका सिर्फ 50% कैपेसिटर में स्टोर होता है। आगे चलें, क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट देखें बेटा। अब कैपेसिटर की एनर्जी अभी जो मैं आपको बता रहा था बेटा, इंटीग्रेशन मेथड से निकाल सकते हैं, बट नाम इंटीग्रेशन मेथड से निकालें, किसी और मेथड से निकालें तो वो भी बहुत आसान है। देखो अब हमारा जो क्यू और वी के बीच का ग्राफ था वो स्ट्रेट लाइन था, आपने और आपने पढ़ा था बेटा डी डब्ल्यू जो है वो डी क्यू इंटू वी है। तो डी क्यू इंटू वी अगर आप देखो बेटा, तो डी क्यू ये है छोटा सा चार्ज, और वी बेटा ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो डी क्यू इंटू वी इज द एरिया ऑफ दिस शेडेड पार्ट, डी क्यू इंटू वी इज द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। अगर हम इन सबको इंटीग्रेट करेंगे बेटा, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे, तो हम लिखेंगे सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल सच शेडेड पार्ट, ऑल सच शेडेड पार्ट। राइट बच्चों, समझ में आ गए? और इन सब शेडेड पार्ट का एरिया अगर हम ऐड करेंगे बेटा, तो पूरा ये एरिया आ जाएगा। और ये एरिया, ये ट्राइंगल है बेटा, ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? हाफ बेस इनटू हाइट। मान लो मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट है, मैक्सिमम वोल्टेज वी नॉट है बेटा, तो ट्राइंगल का एरिया क्या आ गया? हाफ क्यू नॉट वी नॉट। दिस वी कैन राइट बच्चों। समझ में आ गई बच्चों बात? तो कैपेसिटर की एनर्जी निकालने का ये बहुत आसान तरीका है, जो जनरली बच्चों को नहीं मालूम होता है, बट टीचर्स आपके आपके इस सजेशन से कन्विंस होंगे। उनको पता है कि हम बच्चे लोग इससे भी है। अब अच्छा बच्चा, इंटेलिजेंट बच्चा तो बेटा किसी भी तरीके से निकालना पड़ता है, टीचर को सुननी पड़ती है, टीचर को समझना पड़ता है। यस, इंटेलिजेंट बच्चा कुछ बात कह रहा है तो बहुत सोच समझ के कह रहा होगा। तो आपको भी ऐसी सब चीजें जाननी चाहिए कि हम किस किस तरह से, कौन कौन से, ये नहीं सब ट्रेडिशनल एक ही तरीके से इंटीग्रेशन से डेरिवेशन हो रहे हैं, हम किसी भी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। राइट बच्चों? जैसे आपने अभी 10th क्लास में या 11th क्लास में पढ़ा था बेटा, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। तो क्यू क्या होता है? आई टी। तो मेरे हिसाब से अगर हम आई और टी के बीच का ग्राफ ड्रॉ करें बेटा, तो ये कांस्टेंट करंट के लिए ये ग्राफ आएगा। यहां से भी एरिया ऑफ शेडेड पार्ट चार्ज शो करेगा। बच्चों बात समझ में आ गई? एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या शो करेगा बेटा? चार्ज शो करेगा। तो किसी भी ट्राइंगल में एरिया आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें समझाएगा। जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या शो करता था? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों शो करता था बेटा। ऐसे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी शो करता था। ऐसे बेटा फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया वर्क डन शो करता था। राइट बच्चों? ऐसी फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया इंपल्स शो करता था। 11th क्लास की चीजें आपको याद दिला रहा हूं मैं। सिमिलरली यहां बेटा क्यू और वी के बीच का ग्राफ का एरिया एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर बताता है, जो आपको याद रखनी है। राइट बच्चों? क्लियर हो गई बात? आगे चलें। नेक्स्ट देखें बेटा, किसी भी कैपेसिटर को हम सीरीज और पैरेलल में ब्रेक कर सकते हैं अपनी मर्जी से, और उसका कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा। और ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना बेटा, हमें बहुत टफ से टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मोटिवेट कर सकता है। जैसे बेटा ये कैपेसिटर है, आपने देखा प्लेट के बीच में एयर है, डिस्टेंस दी है बेटा, तो इसका कैपेसिटेंस क्या आया? सी नॉट की वैल्यू क्या आई बेटा? सी नॉट की वैल्यू आई एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब हमने क्या करा बेटा, इस कैपेसिटर के प्लेट के बीच में बहुत थिन मेटल प्लेट रख दी, बहुत थिन मेटल प्लेट रख दी। अगर हम बहुत थिन मेटल प्लेट रखते हैं, अभी आपने पढ़ा था सी कंडक्टिंग स्लैब जो होता था बेटा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी होता था, आपने पढ़ा था ना। बट टी अगर मच लेस देन डी है बेटा, टी अगर मच लेस देन डी है, तो सी कंडक्टिंग स्लैब इज नियरली इक्वल टू सी एयर। तो इसका मतलब थिन प्लेट रखने से कैपेसिटर का कैपेसिटी चेंज नहीं हो सकता। बट इस बात ने हमारी प्रॉब्लम कैसे आसान कर दी, अब वो मैं बताता हूं। हमने बहुत थिन प्लेट रख दी, इस प्लेट की दो सरफेस है बेटा, जैसे ये प्लेट है, हमने बीच में से उसे काटा, ये सरफेस 1 हो गई, ये सरफेस 2 हो गई। देखो 1 और 2 दो सरफेस है, हमने 1 और 2 को काट कर वायर से जोड़ दिया। ये 1 और 2 दोनों सरफेस थी, हमने काट कर इनको वायर से जोड़ दिया, तो वन एंड द सेम थिंग। मान लो बेटा 1 और पॉजिटिव प्लेट के बीच की डिस्टेंस x है, इसके बीच की डिस्टेंस d माइनस एक्स रह गई, क्योंकि टोटल डिस्टेंस d थी बेटा। अब ये C1 C2 आपको कैसे लग रहे हैं बच्चों? सीरीज में लग रहे हैं। C1 को क्या लिखेंगे बेटा? C1 को लिखेंगे बच्चों एप्सिलॉन नॉट a अपॉन x। C2 को क्या लिखेंगे बेटा? एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस एक्स। राइट बच्चों? और अगर हम इनको सपोज हम मान लें बेटा x की वैल्यू d/2 है, x की वैल्यू d/2 है बेटा, तो C1 की वैल्यू आई एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d/2। ऐसी यही वैल्यू बेटा C2 की आई,
सीरीज में लगे हुए हैं तो सी सीरीज को हम क्या कहेंगे, सी सीरीज को C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 पढ़ा है आपने ये। कैपेसिटेंस में फॉर्मूले रेजिस्टेंस वाले उल्टे होते हैं, तो 1 बाई सी नेट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, तो सी नेट को C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 लिख सकते हैं बेटा। यहां हम दोनों को सपोज हम सी मान लें बेटा, ये तो C इंटू सी अपॉन 2C, ये आ गया बेटा C/2, और C/2 की वैल्यू कितनी थी बच्चों, C की वैल्यू थी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2 इंटू बाई 2 नीचे आ रहा है तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D ही आ गया। इसका मतलब अगर हमने थिन मेटल प्लेट रख दी बीच में तो कैपेसिटी चेंज बिल्कुल नहीं होगा। बट ये हमारा ये काम बेटा कैसे आसान कर देगा टिपिकल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में, दैट आई विल एक्सप्लेन यू। अब ऐसे ही बेटा हम किसी कैपेसिटर को पैरेलल में भी ब्रेक कर सकते हैं। जैसे ये कैपेसिटर की प्लेट है बेटा, एरिया ये, अब पूरी प्लेट ये थी, सपोज ये पूरी प्लेट थी, हमने इसको बीच में से काटा और दोनों को वायर से जोड़ दिया। ऐसे बेटा ये पूरी प्लेट थी, हमने बीच में से काटा और दोनों को वायर से जोड़ दिया। आप देख रहे हैं, दोनों को वायर से जोड़ दिया बेटा। अब ये दो कैपेसिटर कैसे हो गए बेटा आपस में, पैरेलल हो गए, और पैरेलल में हम कैपेसिटेंस क्या लिख रहे हैं, C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू क्या है बेटा, एप्सिलॉन नॉट, एरिया आधा हो गया, डिस्टेंस वही रही बेटा इस केस में। ऐसे ही उसमें भी बेटा एरिया आधा हो गया, डिस्टेंस वही रही, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो फिर एप्सिलॉन नॉट A बाई D आ जाएगा। इसका मतलब जो बात हमने कही कि किसी भी कैपेसिटर को सीरीज या पैरेलल में ब्रेक कर सकते हैं बेटा विदाउट चेंजिंग इट्स कैपेसिटेंस। अब ये प्रॉब्लम आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कैसे आसानी दे सकती है बेटा, वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे सपोज बेटा कोई कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है बेटा, इसकी आधी प्लेट में एक टाइप का डाइलेक्ट्रिक भरा है, आधी प्लेट में दूसरी टाइप का डाइलेक्ट्रिक भरा है, राइट बच्चों। ये K1 है बेटा, ये K2 है, और ये एरिया A है बेटा, ये डिस्टेंस D है। तो हमने क्या करा बेटा, इसको A/2 बना दिया, इसको भी A/2 बना दिया, ये A/2 हो गया, डाइलेक्ट्रिक आ गया बेटा K1, ये भी A/2 हो गया बेटा, डाइलेक्ट्रिक आ गया K2, राइट चिल्ड्रन। डिस्टेंस D है बेटा, तो C की वैल्यू क्या आ गई, C की वैल्यू आई बेटा C1 प्लस C2, और C1 प्लस C2 करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, K1 एप्सिलॉन नॉट एरिया आधा, डिस्टेंस D, ऐसे बेटा K2 एप्सिलॉन नॉट एरिया आधा बच्चों, डिस्टेंस D, और इसमें से बेटा हमने कॉमन ले लिया, जो चीज कॉमन आ रही है एप्सिलॉन नॉट A/2D कॉमन आ गया, K1 प्लस K2, राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बात। तो हमने कैपेसिटर को अगर डाइलेक्ट्रिक ऐसे भरा हुआ है बेटा तो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को। ऐसे कैपेसिटर में सपोज बेटा डाइलेक्ट्रिक ऐसे भरा है, ऐसे भरा है बेटा, ये K1 है, ये K2 है बेटा, इसको हम सीरीज में ब्रेक कर सकते हैं। सपोज ये डिस्टेंस भी D/2 है बेटा, ये भी डिस्टेंस D/2 है, तो हमने क्या करा है, इसको सीरीज में ब्रेक कर लिया, एक ये हो गया, एक ये हो गया बेटा। अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, ये K1 है बच्चों, ये K2 है बेटा, ये K2 है बेटा, डिस्टेंस दोनों के बीच की D/2 है, ये भी D/2 है बेटा। तो यहाँ C1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, K1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया पूरा है यहाँ पर, वहां एरिया ऊपर आधा हुआ था, एरिया पूरा बेटा, डिस्टेंस हाफ हो गई। ऐसी C2 की वैल्यू क्या है बेटा, K2 एप्सिलॉन नॉट, एरिया पूरा है, डिस्टेंस हाफ हो गई बेटा। और ये दोनों रिजल्ट हम इसमें रख दें बेटा, क्योंकि सीरीज में है तो 1 बाई सी नेट क्या होता है बेटा, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। तो सी नेट की वैल्यू क्या लिखते हैं बेटा हम, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। बच्चों बात समझ में आ रही है, बताते रहना मुझे, कमेंट में जरूर लिखना ये चीज कि सर समझ में आया या नहीं आया, राइट चिल्ड्रन। तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और ये वैल्यू जब हम रखेंगे बेटा तो वी कैन फाइंड फाइनल आंसर, राइट चिल्ड्रन। क्लियर हो गई बात। अब आप ये पुट करना और मुझे बताना, कमेंट में लिखना कि आंसर फाइनल मिला या नहीं, राइट चिल्ड्रन। आगे चलते हैं। अभी एक चीज और मैं आपको बताने वाला हूं बेटा। सपोज जैसे कोई कैपेसिटर है बेटा, कोई कैपेसिटर है, उसमें डाइलेक्ट्रिक ऐसे भरे हुए हैं बेटा, ऐसे भरे हुए हैं, ये K1 है बच्चों, ये K2 है बेटा, ये K3 है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर वाले दो सीरीज में बच्चों, ऊपर वाले दो सीरीज में, दो सीरीज में आ गए बेटा, ऊपर वाले नीचे वाला पैरेलल आ गया, राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई। C1 की वैल्यू क्या होगी बेटा, K1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया आधा है बेटा, डिस्टेंस भी आधी है उसमें, एरिया भी आधा है, डिस्टेंस भी आधी है। ऐसी C2 क्या आएगा बेटा, K2 एप्सिलॉन नॉट, एरिया आधा, डिस्टेंस भी आधी। C3 में क्या आएगा बेटा, C3 में क्या आएगा, एरिया आधा है, K3 एप्सिलॉन नॉट, एरिया आधा है बेटा, बट डिस्टेंस पूरी है,
और ये तीनों दो कैपेसिटर सीरीज में है बेटा, उसके साथ नीचे वाला पैरेलल में है, तो हम फिर सॉल्व कर सकते हैं। ये सर्किट सी नेट क्या आ जाएगा बेटा, सी नेट आएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ऊपर वाले का सीरीज ले लिया, उसमें नीचे वाला पैरेलल में ऐड कर दिया बच्चों। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होंगी बात है बेटा। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है बोर्ड के मतलब का, अब जैसे कुछ कुछ बुक्स में बेटा कैपेसिटर में डायलेक्ट्रिक अलग ही तरीके से भर देते हैं तो प्रॉब्लम और टिपिकल हो जाती है। जैसे मैं फिगर में अगर आपको शो करूं, सपोज हमने डायलेक्ट्रिक ऐसे भर दिया, ऐसे भर दिया बेटा, तो प्रॉब्लम और टिपिकल हो जाती है। उसमें हम क्या करेंगे, पहले छोटे छोटे कैपेसिटेंस निकालेंगे, इसका सीरीज में, इसका सीरीज में, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, देन वी शैल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम थोड़ी टिपिकल हो जाती है, बट अगर सिंपल टाइप का डायलेक्ट्रिक भरा हुआ है बेटा तो प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं है। बोर्ड में, स्कूल में इस टाइप की प्रॉब्लम आती है, बट कॉम्पिटिशन्स में जो आती है वो किसी भी टाइप में आ सकते हैं, किसी भी ट्विस्टेड फॉर्म में, जैसे मैंने ये दिखाया आपको। आगे चलें। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैपेसिटर्स के बारे में। कैपेसिटर्स कहां यूज होते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, कैपेसिटर्स जो आपने देखे होंगे सिलिंड्रिकल कैपेसिटर्स फैन में लगे होते हैं। फैन में उनका क्या फंक्शन है, फैन एक एसी मोटर है, उसमें क्या फंक्शन है बेटा, वो एसी मोटर की वाइंडिंग के नॉर्थ और साउथ पोल चेंज करता है ताकि उसके अंदर का रोटेटर उसी के अकॉर्डिंग घूमता रहे। कैपेसिटर्स खराब हो जाते हैं तो फैन की स्पीड कम हो जाती है, आप हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इलेक्ट्रिशियंस को पता होती है कि अगर फैन की स्पीड कम हुई है तो कैपेसिटर्स वीक पड़ गया है, राइट बेटा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कैपेसिटर्स की बेटा, जो हमारा कीबोर्ड होता है कंप्यूटर में, जो कीबोर्ड होता है बेटा, उसमें भी नीचे वाली प्लेट फिक्स होती है, ऊपर वाली प्लेट को जब हम पुश करते हैं तो दो मेटल प्लेट्स के बीच का कैपेसिटेंस चेंज होता है, और सीपीयू इस प्रोसेस को आइडेंटिफाई करता है और उसी के अकॉर्डिंग वो कोडिंग करता है बेटा। समझ में आ गई बच्चों बात। सिमिलरली रैम में, कंप्यूटर में रैम होती है बेटा, रैम के अंदर भी कैपेसिटर्स होते हैं, उसमें डाटा सेव होता है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा नहीं है कैपेसिटर जो हमने पढ़ा है, कैपेसिटर पढ़ लिया इसका मतलब थ्योरी में सर ये तो कभी यूज में आना ही नहीं है लाइफ में, नहीं। हमारे यहाँ जो रिसर्च होती है बेटा वो सब उन्हीं एलिमेंट्री चीजों पे है जो आपने 12th क्लास तक पढ़ी हैं, सारी एलिमेंट्री चीजें। इसके बाद जो फिजिक्स है वो सारी क्वांटम फिजिक्स है, वो थोड़े हाइपोथेटिकल है, वो आपको इतनी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं दिखाई देगी जितनी प्रैक्टिकल लाइफ में ये फिजिक्स दिखाई देती है, कि आपको लगेगा कि कैपेसिटर्स कहां कहां है। अब आप पढ़ सकते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड इज आल्सो बेस्ड अपॉन चेंज ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बाय प्रेसिंग अ की, मूवेबल प्लेट ऑफ द की कम्स क्लोजर टू, है ना। Similarly, here also the whole energy stored by capacitor can be recovered, yes, when it is allowed to discharge across a resistor. Do you know? हम जब कैमरा में फोटोग्राफी करते हैं बेटा तो फ्लैश लाइट ऑन होती है, और जब फ्लैश लाइट ऑन होती है तो एक सेकंड में वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इंस्टेंटेनियस एनर्जी बैटरी नहीं दे सकती, वो इंस्टेंटेनियस एनर्जी कैपेसिटर्स की है। बच्चों बात समझ में आ गई। तो कैपेसिटर्स इज वाइडली यूज्ड, राइट बच्चों, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट देखें, we can find net capacitance in a given circuit easily between the 2 points by connecting a battery between these 2 points. Yes बेटा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जैसे बेटा सपोज आपको ये कैपेसिटर्स दिए हुए हैं, कैपेसिटर्स ये दिए हुए हैं बेटा, ये दिए हुआ है कैपेसिटर, ये ए पॉइंट है बेटा, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। इसका कैपेसिटेंस C1 है बेटा, इसका C2 है, इसका C3 है। अब सपोज वो आपसे कहता है फाइंड नेट कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है बेटा, किन दो पॉइंट्स के बीच में निकालना है, किन दो पॉइंट्स के बीच में। ऐसा नहीं है आप किसी भी सर्किट का कैपेसिटेंस जो मर्जी निकाल दो। तो फाइंड नेट कैपेसिटेंस, नेट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स, क्या क्या पॉइंट्स बेटा, ए एंड बी, तो सी ए बी निकालना है, फिर आपको सी ए सी निकालना है, फिर आपको सी बी सी निकालना है। अब जैसे बेटा सी ए बी निकालना है, सपोज आपको सी ए बी निकालना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी ए बी निकाल देंगे जी, इट्स नॉट डिफिकल्ट टास्क, हम सब कुछ जानते हैं। C1 C2 C3, ए और बी पॉइंट्स कहां है बेटा, ये ए और बी पॉइंट्स हैं। हमने बैटरी लगा दी बच्चों यहां पर। अब बैटरी से क्यों चार्ज गया बेटा, ये दो ब्रांचेस में बेटा, यहाँ Q2 गया, यहाँ Q1 गया। बैटरी में क्या खास बात है बेटा, जितना चार्ज देती है उतना चार्ज वापस लेती है, वरना बैटरी चार्ज देगी ही नहीं, वरना बैटरी चार्ज देगी नहीं। तो बैटरी चाहे करंट भेजे चाहे चार्ज भेजे बेटा, जितना चार्ज देगी उतना चार्ज वापस देगी नेगेटिव टर्मिनल के थ्रू। तो अगर इससे Q1 गया बेटा तो Q1 यहाँ आ गया, और यहां से Q2 आ रहा है तो वापस आ गया Q1 प्लस Q2, इतना ही चार्ज गया था बेटा। अब आप कैपेसिटर्स के सीरीज में जानते हो, जब कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो चार्ज सेम होता है, इसका मतलब C1 C2 सीरीज में हो गया बेटा। C1 C2 जब सीरीज में हो गया, इनका नेट कैपेसिटेंस हमने C डैश मान लिया बेटा, और C3 उसके पैरेलल में है, तो CAB क्या आ गया बेटा, CAB की वैल्यू बहुत सिंपल आ गई, C डैश प्लस C3, और C डैश की वैल्यू क्या है बेटा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, इसमें C3 ऐड कर दिया।
राइट बच्चों, समझ में आ गई बात? तो क्लियर हो गई होगी बेटा बात आपको कि जब हम कैपेसिटेंस निकालते हैं बिटवीन द टू पॉइंट्स, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उन दो पॉइंट्स के बीच में बैटरी लगाते हैं, जिससे कि हमें पता लग जाए कौन से सीरीज में कौन से पैरेलल में। अभी मैं थोड़ा सा और स्टैंडर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा। अब आप बता सकते हो बेटा कि बी और सी के बीच में नेट कैपेसिटेंस क्या है, देख के बताओ मुझे। बी और सी के बीच में नेट कैपेसिटेंस क्या होगा बेटा? तो हम बी और सी के बीच में बैटरी लगा देंगे। बी और सी के बीच में बैटरी लगाई बेटा हमने, बैटरी लगा दीजिए बी और सी के बीच में। ये बी है, ये सी है बेटा, ये ए है। बी और सी के बीच में बैटरी लगा दी बेटा। फिर यहां से क्यू चार्ज गया, इधर Q1 गया, इस पे भी Q1 आया बेटा, इधर Q2 आ गया। तो फिर से सीरीज में हो गया बेटा कौन कौन से, C1 और C3, C2 उनके पैरेलल में हो गया। तो CBC को लिख सकते हैं बेटा C1 C3 अपॉन C1 प्लस C3 प्लस C2। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बात आपको? अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा हाउ वी कैन फाइंड इन अदर सर्किट्स। हाउ वी कैन फाइंड इन अदर सर्किट्स, वो भी मैं बताता हूं आपको। जैसे सपोज बेटा देखो, ये कैपेसिटर है बेटा, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है बेटा, एक और कैपेसिटर लगा दिया हमने, ऑल आर सी। ये ए पॉइंट है बेटा, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। अब इसमें बेटा ये 5 कैपेसिटर है, सबका एक आंसर नहीं होगा, डिपेंड करेगा किन दो पॉइंट्स के बीच में कैपेसिटेंस निकालना है। तो अगर हमें सपोज बेटा ए और बी के बीच में निकालना है, ए और बी के बीच में सबसे पहले, फिर हमें निकालना है बेटा बी और डी के बीच में, फिर हमें निकालना है बेटा ए और सी के बीच में। अब देखेंगे बेटा ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में जब हम कैपेसिटेंस निकालना है बेटा, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, जैसे ये डाल दिया हमने, ये कैपेसिटर डाल दिया, ये कैपेसिटर डाल दिया बेटा, ए और बी के बीच में बैटरी लगा ली, वही पॉइंट्स बेटा मैंने जो आपको बताया। अब बैटरी से क्यू चार्ज गया बेटा, यहाँ Q1 गया, यहाँ Q2 गया, ऑल आर सी, ऑल आर सी। ये जो Q2 है बेटा फिर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये Q3 आ गया, ये Q2 माइनस Q3 आ गया बच्चों, ये भी Q2 माइनस Q3 आ गया, ये Q3 आ रहा है बेटा, और इधर से Q1 आ रहा है, तो वापस आ गया फिर से जुड़कर Q1 प्लस Q2। बोलो बच्चों, और Q1 प्लस Q2 ही गया था। इसका मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओ सबसे पहले तो, कि जो चार्ज जा रहा है बेटा वो सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कैपेसिटर में नहीं। अब आपने देखा बेटा ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर दोनों पे चार्ज सेम है, और दोनों पे अगर चार्ज सेम है बेटा, तो दोनों पे अगर चार्ज सेम है तो कैसे हो गए, ये दो सीरीज में हो गए। सीरीज में होने का मतलब बेटा यहाँ पर सी, ये सी, और ये वाले दोनों सी है, उनका नेट कैपेसिटेंस C/2 आ गया बच्चों। बोलो, अब C/2 और ये सी कैसे है बेटा, आपस में पैरेलल है, तो इनका नेट कैपेसिटेंस C/2 आ गया। एक एक करके सॉल्व करते हैं, इनका नेट कैपेसिटेंस C/2 आ गया बेटा, ये सी है, ये सी है, और फिर ये बैटरी है हमारी। राइट, अब 3C/2 और सी को हम ऐड करें बेटा दोनों सीरीज में, तो 3C/5 आ जाएगा। तो 3C/5 और नीचे वाला सी, ये दोनों आपको कैसे लग रहे हैं बच्चों, पैरेलल में। तो CAB क्या आ गया बेटा, 3C/5 प्लस सी, दिस इज द आंसर 8C/5। क्लियर हो गई बच्चों बात? तो ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस हमने निकाल दिया आसानी से। अब बी और डी के बीच में देखते हैं बेटा, बी और डी के बीच में, बी और डी के बीच में देखो, जल्दी से बताता हूं मैं आपको, बी और डी के बीच में भी, बी और डी के बीच में बेटा कैपेसिटेंस निकालने के लिए बी और डी के बीच में बैटरी लगा ली। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बात बेटा? अब कुछ चार्ज यहां गया बेटा, कुछ यहां गया, कुछ यहां गया, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, Q1 Q2 Q3, Q1 इस पे भी आया बेटा, इस पे Q3 आया, इस पे Q2 आ गया। ये दोनों जिन पे चार्ज सेम है बेटा, जिन पे चार्ज सेम है, ये Q2 था, ये भी Q2 है बेटा, दोनों पे चार्ज सेम है, सीरीज में हो गए, ऊपर वाले भी सीरीज में हो गए। उसके बाद बेटा हमने क्या किया, सी और सी का सीरीज C/2, ये नीचे वाला सी बेटा, ये नीचे वाला सी आ गया, और ये भी C/2 आ गया। अब बैटरी हमारी ये लगी हुई है बच्चों, C/2 सी एंड देन C/2, तो हमारा नेट कैपेसिटेंस जो आया बेटा CBD की वैल्यू क्या आई बच्चों, दिस इज C/2 प्लस C प्लस C/2 एंड द आंसर इज 2C।
क्लियर हो गई बच्चों बात? समझ में आ गई ये बातें? बिल्कुल, कोई डाउट तो नहीं है? आगे इसमें एक और पार्ट रह गया बेटा, जैसे हम ए और सी के बीच में निकालते हैं, ए और सी के बीच में निकालते हैं, तो ये वीट और ब्रिज कॉम्बिनेशन बन जाएगा। वो भी आसान है, बहुत सिंपल सी बात है बेटा। जैसे ये कैपेसिटर है बेटा, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है। ए और सी के बीच में अगर हम निकाल रहे हैं तो दिस C1, ये C2, ये C3, ये C4, ये C5 मान लिया बेटा। अगर C1 बाई C2 इजिकल टू C3 बाई C4 है बेटा, तो ये पॉइंट्स, ये ए था बेटा, ये सी था, ये बी था, ये डी था, ये बी था, ये डी था। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, अगर ऐसा है कॉम्बिनेशन, और जैसे आप देख रहे हैं ऑल आर सी, तो सी बाई सी इजिकल टू सी बाई सी, तो इस वाले C5 को रिमूव कर सकते हैं, कैन बी रिमूव। और C5 को अगर हमने रिमूव कर दिया बेटा, तो द सर्किट इज वेरी सिंपल। अब सर्किट क्या रह गया बेटा, सर्किट रह गया ये सर्किट रह गया बच्चों। बैटरी कहाँ कनेक्टेड है, इन दो पॉइंट्स के बीच में। ये सी है, ये सी है, ये सी है, ये सी है बेटा। ये और ये सीरीज में हो गए, ये और ये भी सीरीज में हो गए। C/2 C/2 और C/2 C/2 का पैरेलल क्या आ गया बेटा, C आ गया। तो आपने क्या देखा बेटा इस क्वेश्चन में, मैं इसलिए इससे दे रहा हूं कि आपने इस क्वेश्चन में देखा कि एक ही सर्किट का डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में नेट कैपेसिटेंस भी डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अस। इज दैट क्लियर? अब जैसे बेटा सपोज हाउ टू obtain required capacitance by giving 1 2 3 माइक्रोफैराड। अब जैसे बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं तो हम कैसे कैसे अलग अलग वैल्यूज आ सकती है हमारे पास। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, जैसे हमने पहले सबसे पहले तीनों को सीरीज में ले लिया, तीनों को सीरीज में ले लिया बेटा, 1 2 और 3 को, 1 2 और 3 को, तीनों को सीरीज में ले लिया। दूसरा कॉम्बिनेशन आया बेटा, तीनों को हमने पैरेलल में ले लिया बच्चों, तीनों को पैरेलल में ले लिया, 1 2 और 3 को तीनों को पैरेलल में ले लिया। फिर तीसरा कॉम्बिनेशन आया बेटा, हमने 1 को सीरीज में ले लिया, 2 और 3 को पैरेलल में ले लिया, 1 को सीरीज में ले लिया। चौथा कॉम्बिनेशन आया बेटा, हमने 2 को सीरीज में ले लिया, 1 और 3 को पैरेलल में ले लिया। पांचवा कॉम्बिनेशन आया बेटा, हमने 3 को सीरीज में ले लिया, 1 और 2 को पैरेलल में ले लिया। छठा कॉम्बिनेशन आया बेटा, हमने 1 और 2 को सीरीज में ले लिया, 3 को पैरेलल में ले लिया। सातवां कॉम्बिनेशन आया बेटा, 3 और 2 को हमने सीरीज में ले लिया, 1 को पैरेलल में ले लिया। आठवां कॉम्बिनेशन आया बेटा, हमने 1 और 3 को सीरीज में ले लिया, 2 को पैरेलल में ले लिया। राइट चिल्ड्रन? इस केस में जो आंसर आया बेटा, ये तीनों सीरीज में है, तो 1/C नेट जो आया बेटा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। अब अगर 1 सीरीज में है तो ये चीज ध्यान रखना, नेट कैपेसिटेंस 1 से भी, तो बेटा जब 1 2 3 कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं ना, तो नेट कैपेसिटेंस हमने ये बात ध्यान रखनी है, सबसे छोटे वाले से भी छोटा आएगा। सबसे छोटा वाला कौन सा है बेटा, इनमें 1 है, यानी सबसे छोटे वाले, यानी नेट कैपेसिटेंस 1 से भी कम आएगा। कभी जब हम एमसीक्यू करते हैं बेटा, ये बातें अगर हमें ध्यान होती हैं, तो गलती से अगर हमारी प्रैक्टिस में कुछ कमी रह जाती है, तो पता भी लग जाता है, हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट है ना कि नेट कैपेसिटेंस तो यार इतना आना चाहिए, इतना नहीं आना चाहिए। राइट? तो 1 से भी कम। अब देखते हैं बेटा, इसका एलसीएम क्या आया बच्चों, 6 आया, ये 6 आ गया, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, 11/6 आ गया। तो सी क्या आ गया बेटा, 6/11। और आप देख रहे हैं 6/11 इज लेस देन 1। तो जब कैपेसिटर सीरीज में लगते हैं तो नेट कैपेसिटेंस आपको याद रखना है, सबसे छोटे वाले से भी छोटा आता है। राइट बच्चों? क्लियर हो गई बात? अब तीनों पैरेलल में लगे बेटा, जब तीनों पैरेलल में लगे ना, तो नेट कैपेसिटेंस सबसे बड़े वाले से भी बड़ा आएगा। अब 1 और 2 3 को अगर बेटा हम कैपेसिटेंस पैरेलल में लगाए हमने, तो 1 + 2 + 3 कितना आ गया आंसर, 6 माइक्रोफैराड। और आप देख रहे हैं 6 इज ग्रेटर देन 3। तो ये चीज अगर आपको बेटा याद है कि सीरीज में लगाते हैं तो नेट कैपेसिटेंस सबसे छोटे वाले से भी छोटा, पैरेलल में लगाते हैं तो नेट कैपेसिटेंस सबसे बड़े वाले से भी बड़ा आता है। राइट चिल्ड्रन? वो 6 आपको बता रहा है। अब देखो बेटा, अब इस फिगर पे आते हैं, इस वाली फिगर पे। इस वाली फिगर में आपको क्या दिख रहा है बेटा, देखो आप, सिंपल, वेरी सिंपल। 1 सीरीज में लगा हुआ है, 2 और 3 पैरेलल में है। 1 सीरीज में है, इसका मतलब नेट कैपेसिटेंस अभी भी 1 से कम आएगा। नेट कैपेसिटेंस 1 से कम आएगा बेटा, करके देख लेते हैं। तो 1/1, 1/C क्या आया बेटा, 1/1 प्लस 2 और 3 का पैरेलल 1/5। एलसीएम आ गया बेटा, ये हो गया 6/5। तो C क्या आ गया बेटा, 5/6।
एंड 5/6 इज लेस देन 1। अगर नेट कैपेसिटेंस 1 से भी कम आ रहा है, इसका मतलब 1 को सीरीज में लगा दो आप, कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है। राइट चिल्ड्रन, समझ आ गई? ऐसे बेटा यहाँ देखो 2 सीरीज में लगा हुआ है, 1 और 3 पैरेलल में, तो इसमें नेट कैपेसिटेंस 2 से कम आएगा। 2 से कम का मतलब 2 से और 1 के बीच में भी लाई कर सकता है, और 1 से छोटा भी हो सकता है। तो अभी हम देखते हैं इस बात को सॉल्व करके बेटा। तो 1/c क्या आया बेटा? 1/2 प्लस 3 और 1 का पैरेलल आ गया 4, एलसीएम आ गया बेटा 3/4, तो c आ गया 4/3। तो ये बेटा 1 से बड़ा आया, 2 से कम आया। 2 से तो कम आएगा ही क्योंकि 2 सीरीज में लगा हुआ है। राइट चिल्ड्रन, क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट देखते हैं बेटा, यहाँ 3 सीरीज में लगा हुआ है, तो नेट कैपेसिटेंस 3 से कम आएगा। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो नेट कैपेसिटेंस क्या है बेटा? 1/c इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 2/3, तो c की वैल्यू 3/2 आ गई बेटा माइक्रोफैराड्स में। ठीक है, अब ये सब बातें हो गई। 3/2 इज 3/2 1.5, 2 से भी कम है, मैंने बताया ना नेट कैपेसिटेंस 3 लगा हुआ है ना, तो 3 से कम आएगा। 3 से कम का मतलब 3 और 2 के बीच में भी हो सकता है, 2 और 1 के बीच में भी हो सकता है। तो यहां पर 1.5 आ रहा है, तो 2 और 1 के बीच में। राइट चिल्ड्रन, समझ आ गई? अब इस कैपेसिटी, इस सर्किट को देखो बेटा, यहाँ 1 और 2 कैसे हैं सीरीज में, 3 कैसा है बेटा पैरेलल में, इसका मतलब इसमें नेट कैपेसिटेंस 3 से बड़ा आएगा क्योंकि 3 पैरेलल में है। तो 1 और 2 का सीरीज क्या है बेटा? 2/3, तो c की वैल्यू आई 2/3 प्लस 3, ये आ गया बेटा 11/3, और 11/3 देख रहे हैं आप 3 से बड़ा है। इट इज वेरी सिंपल। अब यहां देखे बेटा ऐसे 1 पैरेलल में, तो c की वैल्यू क्या आई बेटा? 3 और 2 सीरीज में 6/5 प्लस 1, दिस इज व्हाट 11/5, एंड इट इज अगेन मोर देन 2, सो वी कैन से 1 से बड़ा है। ऐसे बेटा यहां पर c की वैल्यू क्या आई बेटा? 3 और 1 सीरीज में 3/4 प्लस 2, दिस इज 11/4, 11/4 इज ग्रेटर देन 2। तो जब हम पैरेलल में लगाते हैं बेटा, तो नेट कैपेसिटेंस उससे बड़ा हो जाता है, और सीरीज में लगाते हैं किसी कैपेसिटर को, तो नेट कैपेसिटेंस उससे छोटा आता है। ये बातें आपको बहुत बहुत हेल्प करेंगी हर क्वेश्चन में। जैसे सपोज हमसे वो ये कहता है कि 1 2 3 के कैपेसिटर से नेट कैपेसिटेंस 5/6 आना चाहिए, तो 5/6 इज लेस देन 1, हमने लगा दिया 1 सीरीज में। बच्चों क्लियर हो गई बातें? अच्छी तरह से समझ में आ रहा है? तो अगर मैं आपको बढ़िया पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बढ़िया चीजें समझा रहा हूं, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और मैं आपको ऐसी बातें आगे भी बताता रहूंगा जो जनरली बच्चों को नहीं मालूम होती। राइट चिल्ड्रन, अगला देखते हैं बेटा, हाउ टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड चार्ज एंड वोल्टेज। चार्ज एंड वोल्टेज बेटा, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो मैं बताता हूं बेटा आपको, किसी भी सर्किट में, किसी भी कैपेसिटर्स के सर्किट में चार्ज निकालना है, वोल्टेज निकालना है, एनर्जी निकालना है, इस तरीके से बहुत आसान हो जाता है। वो क्या तरीका है बेटा? जैसे सपोज कोई कैपेसिटर है बेटा, कोई कैपेसिटर है, क्यू चार्ज इधर जा रहा है बेटा, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव प्लेट होगी, ये नेगेटिव प्लेट होगी। इस डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे, पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल हाई होता है, नेगेटिव का लो होता है, तो इस डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे बेटा, तो वोल्टेज ड्रॉप होगी, और वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू वी क्या है बेटा? प्लस Q/C, क्योंकि अगर वोल्टेज एक्चुअल में ड्रॉप हो रही है तो पॉजिटिव लिखते हैं, राइज हो रही है तो नेगेटिव लिखते हैं। अब जैसे बेटा सपोज यही है, यही कैपेसिटर है, चार्ज इधर है बेटा, प्लस Q जा रहा है, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, हम यूं जा रहे हैं, तो यहां पर वोल्टेज राइज होगी, बट द टर्म वी राइट इज वोल्टेज ड्रॉप ऑलवेज, तो वी क्या आ गया बेटा? -Q/C। इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना आपको, कैपेसिटर की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। अब कितना भी टिपिकल सर्किट हो बेटा, अच्छी अच्छी बुक्स में, एससीएमआर सर्किट बुक है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, उसमें आप बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देखेंगे बिना केवीएल के सॉल्व ही नहीं हो सकते। तो आपको ध्यान रखना है, केवीएल आपको बहुत हेल्प करेगा बेटा। फिर सेल की बात करें बेटा, सपोज ये सेल है, ये V0 वोल्ट का सेल है बेटा, V0 इसका ईएमएफ है, ये आपको पता है पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। अगर हम यूं जा रहे हैं तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहे हैं, तो वोल्टेज ड्रॉप होगी। वोल्टेज एक्चुअल में ड्रॉप हो रही है तो प्लस V0 लिख देंगे, और अगर बेटा यूं जा रहे हैं तो पहले नेगेटिव प्लेट पे आएंगे, फिर पॉजिटिव प्लेट पे आएंगे, वोल्टेज राइज होगी, तो वोल्टेज ड्रॉप को माइनस लिख देंगे। बच्चों बच्चों बात समझ में आ गई? एक तरीका और इसको समझने का बेटा, कि अगर ये बैटरी है बेटा, हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो पहले हम पॉजिटिव प्लेट पे एंटर कर रहे हैं तो पॉजिटिव लिख दिया, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो पहले हम नेगेटिव प्लेट पे एंटर कर रहे हैं तो -V0 लिख दिया। अब ये चीजें बेटा हमारी प्रॉब्लम कैसे आसान कर देती हैं, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। जैसे सपोज बेटा ये सर्किट है, ये सर्किट है बेटा, C1 6 है, C2 12 है बेटा, और C3 4 है, और यहां पर बेटा 8 वोल्ट की बैटरी लगी है, 8 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। अब बैटरी से चार्ज गया बेटा Q, इधर Q1 गया, इधर Q2 गया बेटा,
इस पे Q2 है तो इस पे भी Q2 आएगा, इधर से Q1 आया वापस हो गया Q1 प्लस Q2, तो हमने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो गया था चार्ज वही दिखा दिया बेटा। अब कोई गलती तो नहीं है इसमें, जितना चार्ज गया था हमने वो चार्ज वापस दिखा दिया। अब सपोज बेटा हम बात करें चार्ज की, हम बात करें वोल्टेज की, हम बात करें एनर्जी की, और हम बात करें C1 की, हम बात करें बेटा C2 की, हम बात करें C3 की। तो C1 पर चार्ज, C1 ये वाला है बेटा, इस पे चार्ज क्या है Q2, राइट बेटा, C1 पे चार्ज Q2 है। अब C1 पे वोल्टेज क्या होगी बेटा, C1 पे वोल्टेज क्या होगी, C1 का कैपेसिटेंस, चार्ज है Q2, कैपेसिटेंस है C1, तो वोल्टेज आ गया Q2 बाई C1। एनर्जी क्या होगी बेटा C1 पे, ये भी बहुत सिंपल है, हाफ Q2 स्क्वायर बाई C1। समझ में आ गई बेटा बात, क्लियर हो गई, कोई डाउट तो नहीं है। अब हम बात करें बेटा C2 की, C2 पे चार्ज क्या है बेटा, इस पे भी चार्ज Q2 है, C2 पे वोल्टेज निकालनी है तो Q2 बाई C2, और C2 पे एनर्जी निकालनी है बेटा तो हाफ Q2 स्क्वायर बाई C2। C3 की बात करते हैं अपन, C3 पे चार्ज क्या है बेटा Q1, C3 पे वोल्टेज निकालनी है बेटा तो Q1 बाई C1, और C3 पे एनर्जी निकालनी है हाफ Q1 स्क्वायर बाई C3, दिस इज C3, राइट बच्चों, क्लियर हो गई बात। तो व्हाट आई मीन टू से कि अगर हमने Q1 Q2 निकाल लिए तो सब कुछ निकल आएगा, और Q1 Q2 निकालने के लिए बेटा हम KVL अप्लाई कर रहे हैं, वेरी सिंपल। तो KVL अप्लाई करने से बेटा पहले हमें सबसे पहले नेमिंग करनी पड़ती है डिफरेंट पॉइंट्स की। Q1 Q2 दो अननोन है, दो अननोन को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन बनानी है बेटा हमें, और दो इक्वेशन दो लूप में बनेगी, बट यहाँ हमारे पास तीन लूप हैं। कौन कौन से तीन लूप है बेटा, जैसे एक लूप तो हमारे पास यही है ए बी ई एफ ए, दूसरा लूप है बेटा हमारे पास बी सी डी ई बी, और तीसरा लूप है बेटा हमारे पास ए बी सी डी ई एफ ए। ये चारों क्लोज लूप हैं बेटा, ए से चल के ए पे आ गए क्लोज लूप, बी से चल के बी पे आ गए क्लोज लूप, ए से चल के ए पे आ गए क्लोज लूप। अब देखते हैं बेटा ए बी ई एफ की बात करें, ए से बी गए हम, कुछ नहीं मिला, ना कैपेसिटर मिला ना बैटरी मिली बेटा, फिर बी से ई चले, जिधर चार्ज चल रहा है हम उधर ही चल रहे हैं, तो प्लस Q1 बाई C3। फिर हम बेटा ई पे आ गए, ई से एफ कुछ नहीं मिला, एफ से ए गए बेटा, तो बैटरी के नेगेटिव में एंटर करे तो -8, और किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है बेटा, सबका सम 0, तो Q1 इज इक्वल टू 8C3, और C3 की वैल्यू कितनी है बेटा 4, तो 32 माइक्रोकूलम आ गया। बच्चों बात समझ में आ गई, Q1 की वैल्यू समझ में आ गई बेटा। अब Q2 की वैल्यू निकालनी है, तो BCDEB। अब देखो बेटा बी से सी गए कुछ नहीं मिला, सी से डी गए, तो Q2 जिधर चार्ज चल रहा है, जिधर पॉजिटिव चार्ज चल रहा है हम उधर ही चल रहे हैं, तो प्लस Q2 बाई 12, फिर Q2 बाई 6, ई पे आ गए। ई से एफ जब जाएंगे बेटा तो कैपेसिटर में जिधर चार्ज चल रहा है उसके अपोजिट चल रहे हैं, तो माइनस Q1 बाई C3 कितना है बेटा 4, और किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है, सबका सम 0, तो ये आ गया बेटा 3Q2 बाई 12, 6 और 12 का एलसीएम लिया 12 आ गया, 3Q2 बाई 12, वो Q2 बाई 4 आ गया बेटा, इज इक्वल टू Q1 बाई 4, तो Q2 इज इक्वल टू Q1 आ गया, 4 से 4 कट गया बेटा, इसका मतलब Q2 भी पता लग गया हमें, Q1 भी पता लग गया। अब जब Q1 Q2 तीनों चीजें पता लग गई बेटा हमें, तो ये सारी चीजें हम फाइंड कर सकते हैं बच्चों, वेरी सिंपल। अब कोई डाउट तो नहीं है। तो मैं आपको आप मुझे बताना जरूर, कमेंट में लिखना आपको कैसा लगा मेरा एक्सप्लेनेशन, आपको चीजें बहुत आसान कर दूंगा। अभी भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं बेटा जो मैं नहीं डिस्कस कर पाया हूँ बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम, तो आई विल शेयर विद यू इन डिटेल टॉपिक, वन शॉट में मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। ये तो मैं एक सिर्फ कैपेसिटर से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक लगाया, तो आप प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, मुझे मोटिवेशन मिलता है, बच्चों को पसंद आ रहा है, राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई, ओके।